शनिवार को भारत आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत उदयपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि विकास, अवैध खनन और अरावली पर्वत श्रृंखला जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। उन्होंने अरावली बचाने के लिए बड़े आंदोलन का ऐलान भी किया। उदयपुर दौरे पर पहुंचे भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने साफ कहा कि वे किसी की धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते, लेकिन भाजपा सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार धर्म के मुद्दों को आगे करती है। सांसद ने आरोप लगाया कि जब भी अवैध खनन, अवैध बजरी या अरावली पर्वत श्रृंखला के विनाश जैसे मुद्दे सामने आते हैं, तब धर्म को जानबूझकर उछाला जाता है। राजकुमार रोत ने अरावली पर्वत श्रृंखला को आदिवासी समाज की अस्मिता और पहचान से जुड़ा बताते हुए कहा कि यह केवल पहाड़ नहीं बल्कि पूर्वजों की तरह पूजनीय है। उन्होंने दावा किया कि उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों की जलवायु, बारिश और प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह अरावली पर निर्भर है। अगर अरावली को नुकसान पहुंचा तो इसका असर पूरे राजस्थान पर पड़ेगा। सांसद ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में अरावली की परिभाषा बदलकर 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को खनन के लिए खोल दिया गया है, जिससे करीब 90% अरावली खतरे में आ गई है। उन्होंने इसे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। राजकुमार रोत ने घोषणा की कि भारत आदिवासी पार्टी अरावली बचाने के लिए व्यापक आंदोलन छेड़ेगी। अरावली की पहाड़ियों पर बिरसा मुंडा, गोविंद गुरु और अन्य आदिवासी महापुरुषों के प्रतीक ध्वज फहराए जाएंगे। उन्होंने सभी समाजों और संगठनों से अपील की कि यह लड़ाई किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर तानाशाही का आरोप भी लगाया। हालांकि यूडीए द्वारा की गई कार्रवाई पर भी रोत ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह सभी कार्रवाई बीजेपी नेताओं के इशारे पर हुए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उदयपुर के दलित और गरीबों के साथ वे अन्याय नहीं होने देंगे और नहीं किसी के घर उजड़ने देंगे। दूसरा जो प्रकरण यूडीए वाला जो चल रहा है, और यूडीए को लेके अभी जो सामने आ रहा है, चलो ठीक है, जो भी संगठन अगर पेराफेरी मामले को लेके लड़ रहे हैं, लेकिन मैं इनको कहना चाहूंगा, आप किससे जुड़े हो? आप जिन संगठनों से जुड़े हो वही संगठन गिरवा रहे हैं। सविना में जाके, नवाखेड़ा में जाके आपकी ही पार्टी के लोग, आपकी ही पार्टी के नेता हैं, प्रधान से लगा के जिला प्रमुख, विधायक, मंत्री, सांसद सब भाजपा के हैं, और लोगों को गुमराह करने के लिए ये नगरपालिका चुनाव और पंचायती राज चुनाव को देखते हुए लोगों को गुमराह करके कह रहे कि हम उसके खिलाफ आंदोलन पे, जिसके खिलाफ दे रहे हो आप, जिस संगठन से जुड़े, एक कलम में हो सकता है। मैंने कई बार कहा है, लोकसभा में भी इस बात को उठाया है कि शेड्यूल 5 के अंदर प्रावधान है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र अनुच्छेद 244 वन के तहत यह है कि शेड्यूल एरिया के अंदर आपको शहरीकरण का करना है तो आपको म्युनिसिपल एक्ट लाना होता है। उसको मेसा कानून का नाम दिया गया। मेसा कानून आने के बाद जिस तरह से शेड्यूल एरिया में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पेशा कानून जो आया, पेशा कानून के तहत ट्राइबलों के राइट्स को जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, इसी तरह शहरीकरण के लिए आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीबों के लिए मेसा कानून का प्रावधान है। लेकिन सरकार, डबल इंजन की सरकार आई, सरकार डबल इंजन की सरकार कह रही है कि अंग्रेजों के सारे काले कानून हमने बदल दिए, नए कानून से देश चलेगा। तो मेसा कानून 2001 में राज्यसभा में पेश हुआ, 2003 में इसकी समिति की रिपोर्ट आई, 2010 तक सारे राज्यों से परामर्श मांगा था। 10 राज्य हैं मेसा कानून, पेशा एक्ट, शेड्यूल 5 वाले, तो 10 राज्यों से रिपोर्ट आ गई। लेकिन जिस दिन से डबल इंजन की सरकार 2014 से बैठी है, तब से इस मेसा कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मैंने भारत के प्रधानमंत्री जी से लगा के सारे संसदीय मंत्री, टीएडी मिनिस्टर सेंट्रल, उनको भी इस चीज को अवगत कराया है। वो भी इस बात को समझ रहे हैं
लेकिन बात यह है कि सत्ताधारी बीजेपी के सांसद विधायक इस बात को जब तक नहीं बोलेंगे तब तक सरकार पे दबाव नहीं बनेगा। और मैं यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको कहना चाहूंगा कि आप म्युनिसिपल एक्ट मैसा कानून की बात क्यों नहीं कर रहे हो? जानबूझ के रैलियां निकाल के लोगों को गुमराह क्यों करा रहे हो? यूडीए असंवैधानिक है। मैं आज दावे से कहता हूं, मैं कहता आया हूं कि शेड्यूल एरिया में यूडीए नगर निकाय की सारी संस्थाएं असंवैधानिक तरीके से वर्तमान में काम कर रही है, संविधान के विरोध में काम कर रही है। और हमारा प्रयास है, हम कोर्ट का रास्ता भी अपना रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी वो पार्टी है, सड़क पे भी लड़ती है, सदन में भी लड़ती है, भले वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, और कोर्ट से भी लड़ेगी। हम न्यायालय, सड़क और संसद तीनों का रास्ता अपनाएंगे। और उदयपुर शहर के अंदर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसी भी वर्ग का गरीब व्यक्ति का मकान उजड़ने नहीं दिया जाएगा। हम न्यायालय से, संसद से इस कानून को इंप्लीमेंट करवाएंगे। लेकिन मेरा एक ही अनुरोध है उदयपुर की जनता से कि आपको जिन मुद्दों पे ये गुमराह कर रहे हैं, इन मुद्दों पे आप नहीं जाए, क्योंकि इन मुद्दों का कोई भविष्य नहीं है। हमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जंगल, जमीन, इस पे बात करनी। हम निकाय, इसमें यूडीए से लगा के नगर परिषद, नगर पालिका, ये सारी चीजें आ गई। सबसे पहले वो असंवैधानिक है, और जहां असंवैधानिक है वहां पर किसी प्रकार का लाभ शेड्यूल एरिया टीएसपी का नहीं मिलेगा। सारी की सारी ग्राम पंचायत के अंदर 60% जमीन चारागाह बिलाना पे है, और उस जमीनों पे आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब समुदाय का व्यक्ति घर बना के खेती बाड़ी, कुआ बाड़ी कर रहा है। और वो सारे में आने के बाद यूडी अपना स्वामित्व मतलब दावा करता है कि जमीन हमारी होगी। और जो व्यक्ति 40-50 साल से मकान बना के बैठा है, पेराफेरी यहाँ ग्राम पंचायत में था, उस समय 91 की पेनल्टी भरता है वो, और यहां आने के बाद उसकी 91 की पेनल्टी अगर उसने 15 भी भर रखी है, 15 साल तक भी 91 की पेनल्टी भर रखी है, वो सारी खारिज मानी जाती है, उसको शून्य माना जाता है। अब इतना बड़ा जमीनों का खेलबाल हो रहा है। आज दूसरा जो सबसे ज्वलन मुद्दा है, ये हमारे सबके अस्तित्व और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनकी अस्मिता से जुड़ा हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला का इतिहास सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, और ये पर्वत श्रृंखला गुजरात से लगा के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। लगभग 700 किलोमीटर के आसपास ये पर्वत श्रृंखला है। इस अरावली पर्वत श्रृंखला में सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 13,000 के आसपास पहाड़ियां हैं, छोटी मोटी, और 13,000 पहाड़ियां हमारी अस्मिता, हमारा इतिहास, हमारे स्वाभिमान से जुड़ी हुई। और इन पहाड़ियों को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार स्वयं गई, क्योंकि 2013 में हाईकोर्ट का स्टे आया हुआ था कि अरावली पर्वत श्रृंखला पे खनन नहीं किया जाए। उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार स्वयं गई, और भारत सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला की एक परिभाषा बताई, और वर्तमान आवश्यकता खनन इसको लेके कहे कि मॉडिफाई करके अरावली को खत्म करने के उद्देश्य से, उद्योगपतियों को पनपाने के उद्देश्य से अरावली की परिभाषा बताई। और सुप्रीम कोर्ट का 4-5 दिन पहले फैसला आया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला में 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को अरावली की मुख्य पहाड़ी माना जाएगा, और वहां पर प्रतिबंध रहेगा खनन, बाकी जगह खनन कर सकते हो। यह स्टेटमेंट आया। अब बेचारी इस देवता को नहीं पता है कि इस अरावली का महत्व क्या है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, केंद्र सरकार ने परिभाषा जो बताई कि 100 मीटर की जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के अलावा खनन कर सकते हो, सिर्फ 100 मीटर की पहाड़ी को ही सुरक्षित रखा जाएगा। अब यह जानना जरूरी है, विशेषकर इस क्षेत्र की जनता को, कि अरावली के अंदर 13,000 के आसपास पहाड़ियां हैं, और 100 मीटर की पहाड़ी मात्र 1000 के आसपास है। मतलब 90% पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी है। और इसका मतलब यह हुआ कि 90% अरावली को खत्म करने की केंद्र सरकार, मोदी सरकार कानून ला रही है। मेरा मीडिया के माध्यम से अनुरोध है, ये मेवाड़ की धरती गौरवशाली धरती रही है, यहाँ का इतिहास गौरवशाली रहा है,
और उसके नाम से या महाराणा सांगा से लगा के महाराणा प्रताप तक कई महान राजा हुए हैं, महान कई युद्ध लड़े हैं, कई युद्ध जीते हैं, और इसीलिए देश का सबसे गौरवशाली इतिहास महाराणा प्रताप का इतिहास को माना जाता है। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि यह युद्ध जीतने का मूल मंत्र था अरावली प्रवर श्रृंखला। अगर अरावली प्रवर श्रृंखला नहीं होती तो गुरिल्ला युद्ध नहीं होता, और गुरिल्ला युद्ध पद्धति नहीं अपनाई होती तो शायद हम मुगलों से, हम लोधी वंश से नहीं जीत पाते। हमें यह जानना जरूरी है, और विशेषकर मेरा जितने महाराणा प्रताप जो आज शिरोमणि हैं, पूरे विश्व में इनको प्रख्यात माना जाता है, उनके नाम से जो संगठन बने हैं, करणी सेना हो या कोई भी संगठन है, इन संगठन के पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है और आप लोगों पे खुला तंज भी है, क्या आप महाराणा प्रताप की जो अस्मिता, हल्दी घाटी युद्ध भी अरावली प्रवर श्रृंखला में लड़ा था। महाराणा सांगा की बात करें, महाराणा सांगा ने गगनौर का युद्ध, बयाना का युद्ध, खमनौर का युद्ध, जितने युद्ध लड़े, ईडर का युद्ध, हम गुजरात के सुल्तान से लड़े, अरावली प्रवर श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच में से लड़े और उनको भगाया। हम लोधीवंश से लड़े तो अरावली प्रवर श्रृंखला की पहाड़ी, इसी अरावली प्रवर श्रृंखला से हम भरतपुर तक गए और बयाना का युद्ध जीते, हल्दी घाटी का युद्ध, जितने युद्ध जीते हैं। और आप महाराणा प्रताप या राणा सांगा या करणी सेना के नाम से, जो महाराणा प्रताप जी के नाम से अगर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो तो आप इस लड़ाई में साथ नहीं आओगे। मैं कहना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप की अस्मिता को बचाना है, और इस इलाके के अंदर भील बाहुल्य क्षेत्र जो अरावली प्रवर श्रृंखला को आज तक अपनी मातृभूमि, अपनी इस पहाड़ी, इस प्रकृति को अपना पूर्वज मानता आया है, दोनों ने साथ में मिलकर युद्ध लड़ा था। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहोगे तो आप महाराणा प्रताप जी के नाम से सेक सकते हो, लेकिन इसकी अस्मिता बचानी है, इतिहास को जिंदा रखना है, क्योंकि महाराणा प्रताप को राणा सांगा से लगा के, राणा पूजा से लगा के जितने जो हमारे शिरोमणि राजा रहे हैं, इन सब की अस्मिता अरावली से जुड़ी हुई है। तो जिम्मेदारी है, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी या आदिवासी समुदाय अकेला क्यों लड़े, क्योंकि अरावली से पूरे राजस्थान को लाभ है, और पूरे राजस्थान को लाभ भविष्य में, लेकिन हमारी अस्मिता जुड़ी हुई है, हमारा स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। तो ये जितने जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करेंगे तो ये लड़ाई में साथ नहीं देंगे। मैं चाहूंगा कि जितने जो संगठन बने, क्षत्रिय संगठन हो, करणी सेना हो या महाराणा प्रताप के नाम से जितने संगठन हो, आपको इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े रहना चाहिए, या फिर आप तय कर लो कि मान सिंह और शक्ति सिंह की तरह जो अकबर के साथ चले गए थे महाराणा प्रताप के खिलाफ, महाराणा प्रताप के खिलाफ जो अकबर के साथ चले गए थे शक्ति सिंह, जगमाल और मान सिंह जो सेनापति बन के आया था, आप उनकी तरफ भाजपा सरकार के साथ बनना चाह रहे हो, क्योंकि आज वही इतिहास दोहरा रहा है। एक तरफ अरावली प्रवर श्रृंखला की अस्मिता का सवाल है, दूसरी तरफ